मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के ग्राम सभा 12 में मौजूद हूँ और मैं एक ऐतिहासिक सड़क दिखाना चाहता हूँ। ये बगल की सड़क जो देख रहे हैं आप है, शायद रोशनी हुई नज़र आ जाए। इस रास्ते से न जाने कितनी बार शेर शाह सूरी गुजरे होंगे और शेर शाह सूरी इस रास्ते से गुजरने के बाद उनके पीर मुर्शिद गाज़ीपुर में रहते थे, वहाँ मिलने जाते थे। आज उसी गांव के एक 12 गांव जो इतना ऐतिहासिक गांव है, जो जंग आज़ादी के लड़ाई में इस गांव को तोप से गजेटियर जो गाज़ीपुर का है उसके अनुसार काफ़ी यहाँ पे उड़ा दिया गया था, फिर दोबारा बसा हुआ एक गाँव है। सुनोगे, उसी गांव में मैं आया हूँ और वहाँ आज तालीम का एक ऐसा मिसाल कायम हुआ है जो बताना चाहता हूँ मैं आपको, दर्शकों को, कि इल्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हम अक्सर दूसरी जगह अपने आप को चले जाते हैं। यहाँ एक बच्चा इस क्षेत्र का लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है, CGL इम्तहान पास किया है। आसिफ मोहम्मद आसिफ खान नाम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी तालीम कहाँ से हुई है, आप बताएं बच्चों को, और आपकी इस काम में कैसे सफलता मिली है, ताकि आपको देख करके और बच्चा आपकी तरह से बनने का प्रयास करे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैंने NDA एग्ज़ामिनेशन 2025 क्लियर किया था ऑल इंडिया रैंक 65 के साथ, और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन भिलाई से की है, भिलाई छत्तीसगढ़ से। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सारी मेरी भिलाई से ही हुई है। 10th तक मैं मैत्री विद्या निकेतन स्कूल से पढ़ा हूँ और 11th-12th मैंने भिलाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 से कंप्लीट किया। NDA की पढ़ाई और NDA की तैयारी मैंने 11th के मेरे फाइनल रिजल्ट्स के बाद से मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की है, और मैंने ये एग्ज़ाम 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया है। इससे पहले भी 2 बार क्लियर किया था, बट रैंक मेरी 535 और 502 रही थी, जिसकी वजह से मैं मेरिट आउट हो गया था। उतनी वैकेंसीज़ नहीं थी उस समय। इस बार मेरी जो वैकेंसीज़ है उसके अकॉर्डिंगली मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी इशू हुआ है और मैं 22 को ज्वाइन करूँगा। NDA की तैयारी मैंने बहुत फेजेज़ में की है। जैसे NDA 4 फेजेज़ का एग्ज़ाम होता है। जैसे आप फर्स्ट आप रिटन एग्जामिनेशन के से पास होते हैं, उसके बाद आप एक 5 डे प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं, जिसे SSB कहा जाता है। वो क्लियर करने के बाद आप एक मेडिकल प्रोसीजर में जाते हैं, जिसमें आपका फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्मी, और उसके बाद आप एक फाइनल मेरिट में देखे जाते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी सिलेक्शन होती है। इन 4 फेजेस की तैयारी मैंने की थी। स्टार्टिंग मैंने रिटन की तैयारी स्कूल में अपने घर से बैठकर यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे इंटरनेट सोर्सेज के माध्यम से मैंने की थी। उसके बाद जो इंटरव्यू का तैयारी है वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में खुद से की थी। सेकंड अटैम्प्ट में मैं दिल्ली गया था LWS अकेडमी से, वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी 21 डेज़ के कोर्स की। वहाँ से मैंने उसकी कोचिंग ली, इंटरव्यू की, और वहाँ से सेलेक्ट हुआ अगले अटैम्प्ट में। और NDA की तैयारी में मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इतनी लंबी प्रोसेस है NDA के एग्ज़ामिनेशन की, आपको वो थका सकती है, आपको निराश कर सकती है अपने हर स्टेजेस पे, बट आपको उस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी आप बना के रखें उसको साथ में लेकर चलते रहना चाहिए, और कुछ भी नई प्रॉब्लम आएगी उसको टैकल करते रहना चाहिए, और साथ साथ में अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। जो भी आपने परिश्रम किया है उसका रिज़ल्ट आपको फाइनली ज़रूर मिलेगा। अभी नहीं तो CDS एग्जामिनेशन में बाद के जितने भी एंट्रीज हैं आप काफ़ी सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाई, आपके साथ साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके आसपास की खबरें, आपकी जनरल इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो सारी चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि मैंने घर पे रख कर के तैयारी की है, तो क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को बताना चाहेंगे कि घर से रह कर के भी तैयारी की जा सकती है ना? बिल्कुल पहुंच सकता है। आज के समय वो समय है जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी बूम कर रही है, हर जगह में, हर सेक्टर में। आप देखिएगा, फाइनेंस, हेल्थ केयर, पॉलिटिशियंस, इवन डिफेंस में भी आज के टाइम पर काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। तो आप जो आज की पढ़ाई है वो कम्प्लीटली आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं। सबके पास आज के समय पर स्मार्टफोन होता है, और स्मार्टफोन पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं जहाँ से आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। और वो आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन, NDA नहीं, कोई भी अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आप सारी तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के दम पर भी कर सकते हैं। तो आप गांव में, शहर में, किसी भी जगह पर रहकर अपनी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से।
क्या ये भी बता सकते हैं कि आज के दौर में मोबाइल ने पढ़ाई में इतना फ़ायदेमंद किया है उतना नुकसान भी कर रहा है? सर मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के ही दोनों पहलू होते हैं और मोबाइल के भी फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल आज के टाइम पे अगर आपके पास है तो उसे एक प्रिविलेज माननी जानी चाहिए और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी एजुकेशन, आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में वो मोबाइल आपका हेल्प कर सकता है, बट बेशक अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है। कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आज के टाइम पे बने ही इसलिए हैं ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें और आपसे उस चीज़ की वो कमाई कर सकें, बट आपको उस चीज़ से बचना है और उन रिसोर्सेज का यूज़ करना है जो आपकी पढ़ाई में, जो आपकी सफलता में आपको ज़्यादा हेल्प करें और हर चीज़ में आपको आगे बढ़ने की राह दिखा सकें। आप यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश एक ही देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी पढ़ाई को शुरू करें, सीरियसली लेना चालू करें और मेहनत हमेशा जारी रखें। चाहे आपके सामने फेलियर्स आएँ, ऑब्स्टिकल्स आएँ, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने में, आपकी राह में, हर चीज़ से सीखें और अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। आपने पढ़ाई कितने घंटे तक किया है? सर उसका कोई कंसिस्टेंट शेड्यूल नहीं रहता था। अगर मेरा स्कूल्स और ट्यूशन्स वगैरह चलते रहते थे तो उनको हटाकर मैं जनरली कोशिश करता था कि 4 से 5 घंटे मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर सकूं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती थी। मेरी नोट्स मेकिंग और रिवीजन का टाइम, सारी चीज़ें उसमें रहती थी। अगर कोई हॉलीडे है, संडेज़ वगैरह जहाँ मैं स्कूल ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता था कि दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे मैं अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाऊँ, और वो एक सिटिंग में नहीं हो पाएगी। लोगों को ये जो आज के ज़माने में यूथ है उनको लगता है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। ये मुश्किल तब है जब आप ये सोचिएगा कि मैं 8 से 10 घंटे एक सीटिंग में बैठ के पढ़ पाऊँ, तो आपको इसे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर लेना चाहिए। जो 2-2.5 घंटे के एक सेशंस बैठिए, आप उसके बाद ब्रेक लीजिए, खाना खा सकते हैं, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं जिनसे आपको इन्जॉयमेंट मिलता है वो करिए, फिर आप सेशंस बढ़ाइए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाइएगा और ज़्यादा मज़े से, ज़्यादा फोकस से पढ़ पाइएगा। तो उस तरीके से पढ़ना ज़्यादा मैं पसंद करता था, जो रेगुलरली मैं उस तरीके से पढ़ता था। इस गांव के बच्चों को प्रथम क्या संदेश देंगे आप? जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप हमेशा अपने पे बिलीव रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सफल। मेरी बात तो भी हो रही है, 12 गांव में मौजूद में हूँ और 12 गांव में एक आईपीएस गुजरे हैं यहाँ, दूसरे आईपीएस का नाम नहीं जानता हूँ। एक ही आईपीएस हैं जो कलकत्ता में थे पहले, क्या नाम दस भाई कोई? अबुलेश खान का नाम, अबू अबुलेश खान। फिर दोबारा कोई बच्चा आईपीएस नहीं बना यहाँ पे। सीए एक साहब और यहाँ हैं जो प्रैक्टिस करते हैं आपके भदोही में, और उसके बाद दूसरा बच्चा होगा इस गांव का। हाँ। 2 और अब साले भाई के लड़के हैं। अच्छा। पीछे हमारी घराने के दियादी के लोग। अच्छा। और एक पश्चिम मोहल्ला के हैं। अच्छा। जुनेद हारिस साहब के भाई। जुनेद हारिस साहब के भाई साहब है। हाँ हाँ, मैं उन्हीं को जानता हूँ। ये बच्चा चौथा नंबर। चौथा है। चलिए, एक बात जानकारी मिली मुझे कि इस गांव की तालीम के सिलसिले में एक चौथा बच्चा जो पैदा हुआ है सीए के रूप में। इस पढ़ाई को लोग जिस तरह से सीजीएल का इम्तहान, आईएएस का इम्तहान, डॉक्टरी का इम्तहान और सीए का इम्तहान, ये दोनों इम्तहान ऐसे होते हैं जो बहुत ही, अगर माँ बाप घबरा गया तो नहीं कर पाएगा, बच्चा घबरा तो नहीं कर पाएगा। बहुत उसे अपने ऊपर में भरोसा के साथ माँ बाप को, तब बच्चा कामयाब होता है। मैं इस बच्चे से जानना चाहता हूँ कि आपने की तालीम कहाँ से शुरू किया और ये सीए पढ़ने की ख्वाहिश कैसे पैदा हुई आपकी? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव से, मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली खान है, और मेरी जो प्राइमरी तालीम है वो यही गांव से है। 10 तक मैं क्रिसेंट से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद की जो हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन की जो तालीम है वो मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। और उसके बाद सीए कोर्स एक्सीडेंटल चॉइस था कि आई वॉज नेवर मेंट टू बी अ सीए बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर।
बट सीए की जो जर्नी है वो पूरी तरह एक्सीडेंटल है, क्योंकि मैं एमबीए में एडमिशन ले चुका था और मेरे वाले साहब ने कहा कि तुम एमबीए करके क्या करोगे। सो वो एक एक्सीडेंटल था, एक एगोइस्टिक चॉइस था कि ये करना है। बस ये चॉइस। ये तालीम जब हासिल किया आपने, एमयू से किया आपने, तो एमयू में कितना मदद मिली आपको? एमयू से मैं 5 साल बेसिक एजुकेशन किया हूँ, जैसे 11th 12th एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। तो एमयू एक आपको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, और एक आपको आउटस्पोकन पर्सनालिटी बनाता है आउटर वर्ल्ड के लिए, जो जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है, मादरे दरसगाह जिस चीज़ के लिए जानी जाती है। आप यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, जैसे कि भाई साहब हमारे सारी पॉइंटर्स को कवर कर चुके हैं, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो अनटिल एंड अनलेस आप उस लेबर इंटेंसिव फॉर्मेट में गाहे बगाहे चाहे वक्तन फवक्तन उसको एक्सेप्ट ना करें, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम उस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को अभी तक अप्लाई नहीं कर पाई है, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है लेबर इंटेंसिव फॉर्मेट को छोड़ के। तो जब तक आप लेबर इंटेंसिव नहीं होंगे, इंडिया में अभी भी इंटेलिजेंस आपको कोई सक्सेस नहीं दे सकता जब तक आप लेबर इंटेंसिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो लॉर्ड मैकुले वाली, चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी हो 2016-17 वाली, वो आपको विदाउट लेबर एक्सटेंसिव पॉलिसी सिस्टम को आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। तो कंसिस्टेंसी एंड लेबर एक्सटेंसिवनेस ही आपको सक्सेस दिला सकती है। कितने घंटे तक आप पढ़ाई किया करते थे? ग्रेजुएशन तक तो ना के बराबर मैंने पढ़ा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको ज़रूरत नहीं होती है पढ़ने की, या यही ट्रेंड है। बट सीए में 12 से 16 घंटा आप कह सकते हैं, मतलब आप ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ के 12 से 16 घंटे आपको देने पड़ेगा। लेकिन वो 2 महीने का ही होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट आता है, आप पास होते हैं या फेल होते हैं, फिर से आपको 2 महीने का ही रिचार्ज मिलता है। तो 16 से 14 में कितना पढ़ाई किया आपने? 5 सालों तक। तो वहाँ पढ़ाई का क्या रूटीन था आपका? वहाँ पे पढ़ाई का रूटीन मेरा कोई ख़ास नहीं था। सुबह वही 8 बजे से क्लासेस होती थी 1 बजे तक। फिर हम लोग वही रात को लाइब्रेरी जाते थे, मौलाना आज़ाद। वो 2 बजे तक खुलती थी, तो हम लोग वही रात का खाना खा के 8-9 बजे के करीब लेके वही लाइब्रेरी बंद करा के आते थे 2 बजे के करीब। तो कितना घंटा हुआ पढ़ाई? तो 8 से मान लीजिए 8 3 12 और उधर 2, अच्छा 6 से 7 घंटे हर। तो आप इस क्षेत्र के बच्चों को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के बच्चे की आपके जितने सोर्सेज हैं, जो पिक पॉइंट्स है एजुकेशन के, वो आज इंटरनेट की वजह से आपके हाथों में है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े महानगरों में जाएं उसको हासिल करने के लिए। पढ़ाई पे किस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सीए के इम्तहान बहुत ही टफ होता है, इसमें किस ढंग से पढ़ा जाएगा ताकि बच्चा? सीए की पढ़ाई आपसे लेबर मांगती है, वो आपसे इंटेलिजेंस नहीं मांगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्कोरर रहे हैं ग्रेजुएशन में 12th में, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बस यही है कि या तो आप लेबर नहीं दे रहे हैं, या तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सीए क्वालिफाई करने के लिए बस एक ही रोड मैप है कि आप कंसिस्टेंट रहे और ज़्यादा आवर्स दें। मल्टीपल रिविजन्स मांगती है। बच्चों के वालिद मोहतरम से बात कर रहा हूँ, और मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप लोग ने कितनी मेहनत के साथ में, किस हौसले से आप लोगों ने इस अज़्म को पूरा किया। अपना नाम बताइए। मोहम्मद असलम खान। अच्छा, बच्चा कौन सा आपका है? सैफ अली खान। सैफ अली खान। अच्छा, तो ये सैफ अली खान को आपने जब जिस पर लगाया, आपने कहाँ से अज़्म मिला था, कहाँ से आपको? मेरे को शौक़ हुआ कि बच्चा बोला कि मैं तो पीएचडी करूँगा। बोला बेटा पीएचडी मत करो, आप सीए कीजिए, क्या तकलीफ़ है बोलिए। मतलब बहुत खर्च है, बहुत परेशानी होगी। बोला कोई बात नहीं, जितनी परेशानी मैं झेल लूँगा, अपने सीए कीजिए। तो मेरे ये ख्याल आया कि बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए। बहुत आदमी भाग जाते हैं या नहीं सोचते हैं, मैं सोचा कि नहीं, एजुकेशन चाहिए। इसके लिए क्यों नहीं हद तक जाना पड़े, जाएंगे, मगर एजुकेशन होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर पीतल का बर्तन है, तांबा का बर्तन है, तोड़ दो, बेच दो, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ, मगर बच्चे को एजुकेशन दो। कल के आने वाले दिन में उसकी रोशनी रहेगी, वो देख पाएगा दुनिया
ना आँख रहते हुए अंधा रहेगा। यही सोच के मैंने आगे बढ़ा। यहाँ के गार्जियनों को, ख़ास तौर पे जो आपके क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को क्या आप तबलीग करेंगे? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा, हर आदमी को बच्चे को पढ़ाइए। क्यों नहीं, अगर एक कट्ठा है, एक मंडा है, उसको बेच दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, बच्चे को पढ़ाइए। अब बच्ची को भी पढ़ाइए, ये नहीं कि बच्चे को पढ़ाएं अब बच्ची को नहीं। नहीं, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को और बच्ची को पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं, मजदूरी करना पड़े करे, मगर बच्चे पढ़े। अब बच्चे को ये हौसला चाहिए, जब कहीं जाते हैं, जब अपने टाइम को ख़त्म कर लेते हैं, अपने 24 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद जाके सोचते हैं पढ़ना चाहिए था हमको, हम तो पढ़ा नहीं, वो सोचे। मगर उससे पहले सोचे होते, या गार्जियन का प्रेशर अच्छा रहता, या उनका भी सोच रहता कि नहीं, क्यों नहीं हम तकलीफ़ करेंगे, 3 टाइम के टाइम में 1 टाइम खाना खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, उपास रहेंगे, मगर बच्चे को पढ़ाएंगे। आपका जब बच्चा पढ़ता था, क्या बच्चा आपके साथ में रहता था कि दूर रहता था? जी, वहाँ ग्रेजुएशन करके आने के बाद कलकत्ता में 6 साल मेरे साथ रहा। 6 साल रह के कंप्लीट किया। प्राइमरी एजुकेशन बच्चा साथ में था कि दूर था? दूर था। दूर था। यहाँ कौन देखभाल करता था उसको? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अच्छा। देखिए, पर इसके अंदर में बच्चा पढ़ा? हाँ, डॉक्टर साहब कभी बहुत दिन है, हाँ, ख्याल रखते थे बच्चे को। अच्छा। तो बच्चे को कितना घंटा पढ़ा जाता कमी हो सकता है आपके लिहाज से? नहीं, 4 घंटा पढ़ के भी क्या होगा, जब उसकी सलाहियत नहीं रहेगी रोकने का। अगर 2 घंटा पढ़ के भी अगर उसने दिल लगा के पढ़ा, तो 4 घंटा 6 घंटा के बराबर रहेगा। देखा, अभी आपने बात हमारी हो रही थी सीए साहब के वालिद मोहतरम साहब से। बस यही है कि गार्जियंस, बच्चा दोनों पढ़ाई पे इस कदर ध्यान दे, ऐसा ना हो कि सिर्फ स्कूल जाता हो और स्कूल जाए। और आजकल तो ऐसा भी है कि स्कूल बच्चा जो जाता है, सुबह निकलता है 5 बजे और फिर आता है 2 बजे, और फिर बच्चा आकर के सो जाता है, और माँ बाप भी उस पर उतना ही नहीं देख पाता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ऐसे यहाँ तो एक बार गार्जियन थे डॉक्टर साहब, जो किस तरह से बच्चा पढ़ के आ रहा था, क्या पढ़ रहा है, इस पर इनका ध्यान रहता था। अक्सर आमतौर पे गांव की औरतें जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और उस पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ करके नहीं आ रहा है, इसे पूछना चाहिए बच्चों को। मैं ये बात हो रही है कि बच्चा NDA पास किया है, उनके वालिद मोहतरम साहब से मैं ख़ुद उनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और आपके जहन में इस तरह की कैसे बात आई कि आपने बच्चे को NDA के इम्तहान पास कराने में कामयाबी मिली आपको? मेरा नाम मोहम्मद अफसर अली खान है। मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट दुर्ग में रहता हूँ, और मेरी एक छोटी सी दुकान है फैब्रिकेशन की। और मेरा बच्चा जो है मोहम्मद आसिफ खान, मैं बराबर यही चीज़ उनको बोलता था कि बेटा, हम लोगों के पास खोने के लिए कोई चीज़ नहीं, जितना हम लोग मेहनत करेंगे वही हमारी कामयाबी है। और बच्चे ने दिल जान लगा के पढ़ाई किया। और मेरी एक ये थी, चूँकि ये धरती जो है ये वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। इस धरती से वीर अब्दुल हमीद साहब, उस्मान ब्रिगेडियर साहब आए। इसको देखते हुए हमारी अपनी शौक़ थी कि हम भी फ़ौज में नौकरी करें। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं हो पाया। लेकिन मेरी ये जहन में थी कि हमारे घर से किसी न किसी बच्चे को हम फ़ौज में ज़रूर भेजना चाहते हैं। और बच्चा एक बार ऐसा आया और बोला, अब्बा मेरे को NDA में फॉर्म भरना है। बोला ठीक है भाई, भर लीजिए। गया, एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में ही रिटर्न क्वालिफाई किए। और इनका SSB जो था भोपाल में था, उसके बाद वहाँ से मेरिट आउट हो गए। सेकेंड अटैम्प्ट इनका इलाहाबाद था, वहाँ भी मेरिट से आउट हुए। थर्ड अटैम्प्ट इनका फिर भोपाल हुआ, जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया में 65 रैंक लेके आए। करीब 250 बच्चे, 2.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे, और इस एग्ज़ाम को इन्होंने क्वालिफाई किया। मैं बच्चे को बराबर इत्मीनान देता था, बेटा मेहनत करना अपने हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और बच्चा इसमें कामयाब हुआ।
अपनी तरफ से आमतौर पर गार्जियनों को क्या संदेश देंगे यहाँ के? मैं गार्जियन को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सबसे पहले तो आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, सबसे पहले तो उस धर्म को उसको बताइए। अगर आप मुस्लिम हैं तो उनको बताइए कि आपको बाबू रोज़ा नमाज करना है, पढ़ाई करना है, माँ बाप का सेवा करना है, माँ बाप का पैर हाथ दबाना है, माँ बाप के हर अदायगी को पूरा करना है। उसके बाद आप इल्म को भी देखना है, नमाज भी पढ़ना है। और इसी तरीक़ा से जितने गार्जियन हैं, मैं उनको भी ये सोचूंगा कि बच्चे जब बड़े हो जाएं अपने बराबर तो उनको अपना दोस्त बना लो, ताकि वो बच्चा जो है आपसे खुल के आपको कोई भी बात आपसे बात कर सके। अगर कोई गलती भी करके आ रहा है बाहर तो आपसे बोल सकता है कि हमसे ये गलती हो गया है। अगर हम बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाएंगे तो बच्चे हमसे दूर होते जाएगा और वो सही से पढ़ाई नहीं करेगा। मैं बच्चे को खुली छूट, ऐसा था कि ये बच्चा कभी भी बाहर घूमने फिरने नहीं जाता था, अपने रूम में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि अपने दोनों छोटे भाइयों को भी खुद रोज़ 1 से 2 घंटा मैथ पढ़ाते थे, क्योंकि इनकी मैथ बहुत अच्छी थी। और छोटे भाई लोगों को भी रोज़ाना पढ़ाते थे, जिससे कि छोटे भाई लोग भी इस बार 10th क्लास में वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। देखा, अभी आपने बात कर रहे थे जिन बच्चों को ख़ास तौर पर अपने क्षेत्र साया में बच्चों को पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी खूबी की बात है कि ये 5 भाई का मुश्तरका एक परिवार है, जॉइंट परिवार है। तो इस बात के लिए तो मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद दे रहा हूँ G72 न्यूज़ की जानिब से कि जॉइंट फैमिली रहनी चाहिए, बहुत बड़ी एकता की चीज़ है। दूसरी बात है कि जो CA साहब इम्तहान पास किए हैं उनकी निकाह भी हो रही है, उस बारो कमसार के उस लिहाज से हो रही है, बिन बारात वाली शादी वाली, उतनी धूमधाम और तमाम चीज़ों से पाक व साफ़ है। तो मैं CA साहब उनके परिवार के लोगों को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि G72 न्यूज़ की जानिब से कि आप लोग इस तरह की शादी कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है और आपको अल्लाह कामयाब करेगा। अब रहा कि जिस शख्स ने इसको कामयाबी में सबसे बड़ा रोल अदा किया है, मैं ख़ुद आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है? मोहम्मद, हमारा नाम मोहम्मद अकरम खान है। अच्छा, मैंने बारे के निवासी हैं जी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया, क्षेत्र साया देखने का, ये सब चीज़ कहाँ से आई आपको? हमारा थिंक शुरू से ही था कि बच्चों को अच्छा तालीम दिया जाए, अच्छा देखभाल किया जाए। हाँ। उनको ख्याल रखा जाए कि घर में किस तरह वो लोग रह रहा है, किस तरह पढ़ाई करना है। ये हम बहुत माने पहले ही से बच्चों को माने ख्याल में रखते थे, बस ये। तो देखा आपने, CA साहब को बनाने में सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि आपने क्षेत्र साया में रखे बच्चों की तालीम दिलाई थी। मैं ऐसे गार्जियन जो अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इनके वालिद साहब कहीं और रहते थे लेकिन अपने साथ साया में रख करके पढ़वाना सबसे बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी के बच्चे को देखें और पढ़ाने पर ख़ास तवज्जो देंगे तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा और आपका ख़ानदान बदलेगा। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मौजा 12 के प्रधान आज़ाद खान। आज़ाद खान बहुत मशहूर नाम है भारत के इतिहास में। अबुल कलाम आज़ाद अगर नहीं होते तो शायद भारत में जो मुसलमान हैं वो यहाँ नहीं रहते, सब चले गए थे और सभी जाकर के वहाँ पे क्या हालत होती। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने जिस तरह से यहाँ के मुसलमानों को चॉइस रहने के लिए मजबूर किया था, वही नाम हम सफ़र नाम के आज़ाद खान हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में 2 नए काम हुए हैं, किस निगाह से देख रहे हैं और गांव के प्रधान के हैसियत से पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोहम्मद आज़ाद खान, ग्राम प्रधान 12। एजुकेशन और इस दौर में दोनों बच्चों ने इतिहास रच दिया। एक CA बनकर एक NDA क्वालिफाई करके लेफ्टिनेंट कर्नल बना और सबसे खुशी की बात यह है कि उसके फादर मेरे बैचमेट हैं। और मैं अपनी खुशी किस तरह जाहिर करूं, मैं नौजवानों को कहूंगा कि दुनिया में हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है लेकिन एजुकेशन का बंटवारा नहीं होगा। आप अच्छी तालीम, और हर इंसान चाहता है
कि मेरा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से अच्छा बने। और एजुकेशन तभी अच्छा होगा जब हमारे बच्चे एजुकेशन को गंभीरता से लेंगे। एजुकेशन बहुत आसान चीज़ नहीं है और दोनों बच्चे क्वालिफाई करके हमारे गांव का नाम रोशन किए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। इनके फादर और मैं बहुत अच्छे मित्र भी हैं और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ही पीरियड में इस लड़के ने इस गांव का नाम रोशन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उसके लिए यही दुआ करूंगा कि आप भी एक ऐसा मिसाइल काम करिए कि लोग कहीं भी रहें आपके वालिद वालिदैन को आपके नाम से जाना जाए। और जो बागीचा होता है उस बागीचे में फूल तो खिलता है लेकिन उस माली की बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसने धूप को धूप नहीं देखा, छाँव को छाँव नहीं देखा, अपने बच्चों की हर खुशी को अपने बच्चे के लिए कुर्बान करके आज इस मकाम पे लेके खड़ा किया। मैं गांव के प्रधान के नाते मैं तहे दिल से दोनों वालिद वालिदैन को मैं सलाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भी और अच्छा रिजल्ट इस गांव के लड़के नौजवान करें और उनको इसी तरह सम्मानित किया जाए। मैं चूँकि किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से मैं बाहर था, नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं अपने दोस्त से इस चैनल के जरिए मैं क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम होगा उन बच्चों का तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले पंक्ति में खड़ा रहूं।